से बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, और आपने रमज़ान दस्तरखान को मुलाहिज़ा किया और ख़ूबसूरत और बड़ी लजीज़ रेसिपीज़ को हमने देखा। और अब हम हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन जो मेमन टीवी HD पर आप देख रहे हैं, रब की नेमत है रमज़ान के नाम से, इसके सबसे अहम तरीन सेगमेंट की तरफ दाखिल हुए हैं, जिसमें हम मिलते हैं हमारे मेहमानों से। उसका नाम है रहमत है मेहमान। यकीनी तौर पर हमारा ये सेगमेंट और हमारी पूरी ट्रांसमिशन, जिसमें हमें जिन करम फरमाओं ने हमारे साथ ताउन किया है और हमें स्पॉन्सर किया है, उन्हें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ और पावर्ड बाय स्पॉन्सर में समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तालू एसोसिएट और दीगर तमाम हमारे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स, जिनके हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। नाज़रीन किराम, रब की रहमत, रब की नेमत है रमज़ान का ये रहमत है मेहमान सेगमेंट में आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कई संग मील उबूर की हैं इस छोटी सी उम्र में, मैं कहूँगा। और नो डाउट के शहर कराची को अगर बिल्डर्स के एतबार से देखा जाए तो एक मोतबर तरीन नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। कई समाजी और सकाफ़ती शोबों के साथ वाबस्ता भी हैं और कई ऐसी यूनिक काम उन्होंने अपनी बिल्डर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किए हैं शायद जो अब तक किसी और ने वो तजुर्बात नहीं किए थे। और मेरे साथ मौजूद हैं आज की इस महफिल में सुफियान अहलिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुफियान भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मैंने पहले बताया कि कंट्री ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO हैं और ये कंपनी गुज़िश्ता 1977, तो मैं कहूँगा कि मोर देन जो है वो 50 ईयर्स के करीब के आसपास की अरसा हो गया इस सनत को, इस कंपनी को बने हुए। तो डिटेल में बात ज़रूर होगी। हमारे दूसरे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और शहर कराची वतन अजीज़ की एक मुनफरिद आवाज़ है। मैं और आप कई चैनल्स पे उन्हें सुनते रहते हैं। आज भी हमारी खुसूसी दावत पर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सनाखा बदर मुनीर कादरी साहब। तो सर, आज मैं चाहूँगा कि आज रूह परवर महफिल का आगाज़ आपकी रूह परवर नात से हो जाए। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिन पे हुआ, जिन पे नाजिल कलामे इलाही हुआ, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये वादे सबा। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये वादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है।
हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है। जिन पे नाज़िल कलामे इलाही हुआ, जिन पे नाज़िल कलामे इलाही हुआ, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। समा सा बांध देते हैं बदर साहब आप। यकीनी तौर पर जब भी हमारी इस महफ़िल का आगाज़ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़ास तौर पर आपकी आवाज़ से होता है, एक माहौल सा बन जाता है। और यकीनी तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी दावत पर आप हमारे पास मौजूद होते हैं और इस रूह परवर अंदाज़ में हमारी महफ़िल का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन किराम, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ हो चुका है और अब बात रहमत है मेहमान के साथ कुछ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन किराम, जिस मेहमान का मैंने आगाज़ में तारुफ़ कराया, सुफियान आडिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, CEO हैं कंट्री ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। सुफियान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज की इस महफ़िल में एक बार फिर कि आप अपने वक्त में से तशरीफ़ निकाल के लाए, क्योंकि इफ्तार का वक्त होता है और इस दरमियान में बेशतर लोगों का ख्याल होता है कि वो घर पहुँचें, जितना जल्दी घर पहुँचें, लेकिन आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सर, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इस बारे में कुछ पूछना आपसे। मैं तो सबसे पहले आपके बारे में कुछ पूछना चाहूँगा कि सुफियान आज एक कामयाब तरीन बिल्डर, समाजी हैसियत से भी नो डाउट आडिया फैमिली का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। आपके वालिद मोहतरम मोहम्मद अली आडिया साहब, आपके ब्रदरान और फिर आप खुद कई समाजी शोबों से वाबस्ता हैं। ख़ुद ये सुफियान आडिया जो है का बचपन कैसा, किन गलियों में गुज़रा, कहाँ से इब्तदाई तालीम हुई और कैसे आज एक कामयाब इंसान के तौर पर नौजवानों के लिए यकीन तौर पर ये मशअल राह और रोल मॉडल भी होंगे आप। जी, पहले बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई आपका, मेमन टीवी का, जो आप लोगों ने मदऊ किया। बिल्कुल ऐसा है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने आज यहाँ पहुँचाया। माँ बाप की दुआएँ हैं बेशक, उनका सदका यहाँ पहुँचे। इब्तदाई तालीम पहले स्कूल सेंट माइकल स्कूल थी क्लिफ्टन पे, उस टाइम पे वहाँ से पढ़े कॉन्वेंट से। उसके बाद DHA कॉलेज से इंटर किया, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से MBA किया। बट ये जो कॉलेज के बाद का जो टाइम था, उसके बाद उसी टाइम पे वाले साहब ने ऑफिस पे आने की एक ड्यूटी लगा दी थी। जी जी। वो ड्राइवर खड़ा होता था बाहर, कॉलेज से छुट्टी होती थी तो 2-3 घंटे 4 घंटे ऑफिस डेली रोज़ाना। जिम्मेदारी नहीं होती थी, बट ये कि आना होता था, खाली आके देखो हो क्या रहा है। तो इसी तरीके से जब यूनिवर्सिटी में आए तो गाड़ी नहीं मिलती थी, सख्ती रखी थी। तो आज ये अच्छा है उसको। अब मैं तो यंग जनरेशन को कहता हूँ जो अपने वालिदैन को कहते हैं हमें अलग गाड़ी दे दो, ड्राइवर दे दो, तो बिगड़ने का ज़्यादा चांस होता है। तो कैसे ट्रैवलिंग होती थी उस मौके पर? बस वो ड्राइवर सुबह होता था, रात तक होता था ड्राइवर। अच्छा। दोस्तों में भी जाना है तो गाड़ी ड्राइवर अवेलेबल है, जब जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो उसमें भी टाइमिंग होती थी कि भाई रात को आपने 10 बजे 11 बजे बस मैक्सिमम घर आना है, उसके बाद ख़त्म जो काम में बस दिन में निपटा। क्या बात है। दोस्ती यकीनी तौर पर पेरेंट्स का बड़ा एक टची सब्जेक्ट होता है पेरेंट्स के लिए कि मेरे बच्चे के जो दोस्त हैं ना, उनका रवैया कैसा है, खुद वो खदो खाल में कैसे हैं, खुद कहाँ उठता बैठता है, हमारा बच्चा किन दोस्तों में उठता है। आप खुद दोस्ती के बारे में खुद अब यकीनी तौर पे उस दोस्ती के स्टेज से निकल के अब आपके बच्चों की दोस्ती की बारी आती है। तो एज एन पेरेंट भी और एज एन अपने बच्चों के भी, आप खुद अपने आप को कैसे देखते हैं कि दोस्ती कितनी बड़ी अहम होती है बच्चों की तरबियत में?
बहुत अहम रखती है। और इसमें खाली दोस्त बच्चे की नहीं, उस दोस्त बच्चे के दोस्त के पेरेंट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस फैमिली बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो वही चीज़ उसके बच्चे के अंदर अपब्रिंगिंग में आती है। अब जैसे कि हमारी जब एज थी ना यंग, तो हम हर किसी से दोस्ती रखते थे, तो वालिदैन पूछते थे भाई किससे दोस्ती है क्या है, तो हम होते थे यार बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ये थोड़ा अजीब लगता था। बट आज उसका जब हम खुद पेरेंट्स बन गए हैं तो आज हमें, मैं खुद अपनी मिसेस को बोलता हूँ कि अब बेटे का ज़रा चेक करो, बेटी का चेक करो, किसके साथ आ रहे हैं, किसके घर पे आना जाना है। तो ऐसे नहीं कि हर किसी के घर आना जाना हो। तो इसी तरीके से कोशिश ये करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लोग हों या कोई जान पहचान के रेप्यूटेड अच्छे इज्जतदार ख़ानदानी लोग हों, तो उनसे बच्चे रखे ताकि उन्हीं से तरबियत सीखते ना। जो आपकी कंपनी होती है ना, मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, क्या बात है। तो वो अगर बुरी सोबत में जाए बच्चा तो बुरी चीज़ें ही सीखेगा। तो दीनदार फैमिली हो, अच्छे लोग हों, तो उन्हीं में जब जाए तो वक्त आने पे नमाज भी पढ़ेगा, चीज़ों को भी सीखेगा, समझेगा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टराइज। एक बड़ी खूबसूरत बात करते करते आप गुजर गए, जो है वालिदैन का किरदार, असल किरदार वालिदैन का खुद बंदे को कब समझ आता है, जब वो खुद वालिद बनता है या पेरेंट बनता है। बड़ी अहम तरीन बात की आपने। मैं इस पे आऊँगा, इस पे आप और बड़ा ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप। इस पे खूब रोशनी डालिए कि जब आप बाप बने और जब आपको अंदाज़ा हुआ तो अपने उन पेरेंट्स की अहमियत का कुछ और बढ़ जाती है हमारी नज़रों में। देखिए जब पेरेंट बनते ना कुछ साल तो समझ ही नहीं आता शादी के बाद और अब इन मैच्योर लाइफ का एक हिस्सा चल रहा होता है बट जब बच्चों की एज जैसे जैसे बड़ी होती है ना, वो जब बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, इंडिपेंडेंसी आती है ना, उस टाइम पे पेरेंट्स को अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अच्छा अब ये कहाँ जा रहे हैं, किसकी बर्थडे में जा रहे हैं, किसके साथ घूमने जा रहे हैं, किसके यहाँ अगर स्टडीज़ का प्लान है तो कौन कौन दोस्त हैं, किस तरीके से है। तो वो हर चीज़ पे चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर मेन जो है वो अच्छा एजुकेशन तो चलो ठीक है, पढ़ना नहीं पढ़ना वो अपनी जगह है, वो बच्चे पढ़ ही लेते हैं टाइम के साथ। उस पर बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश नहीं होती कि फोकस्ड रहें, कि ठीक है बच्चे पढ़ लें, एज़ फार एज बहुत प्रेशराइज नहीं करें। हाँ मगर उसकी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, कुरान शरीफ पढ़ना है, टाइम पे नमाज पढ़ना है, मैं कहता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए पेरेंट को, कि जो दुनिया में जो सीखना है वो तो सीख लेगा। अच्छा मैंने देखा कि जो बहुत ज़्यादा कामयाब लोग हैं ना, उनको देखें तो कोई ए ग्रेड्स वाले बच्चे या कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, वो नौकरियां ज़रूर अच्छी कर लेंगे, बट जो दुनियावी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा आखिरत की जो चीज़ है दीन की हमारी, उसके ऊपर मैं कहता हूँ ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। मेरे फादर ने भी अभी तक मुझे यही आज भी यही तालीम देते हैं कि यार आपने जो भी करना है ना, बच्चों की पंक्चुअलिटी रखो, नमाज के हवाले से, कुरान शरीफ के हवाले से। अब जैसे कि वो मेरा बेटा है, उसको फुटबॉल का बड़ा शौक़ है, तो अभी उसकी स्कूल की टाइमिंग तो चीज़ें मैच नहीं होती हैं सारी चीज़ें, तो अब मैंने उसको भी ऑफ करा दिया। मैंने कहा भाई आप अपना कुरान शरीफ पे फोकस करो, समझ रहा हूँ, तो ना कि आपके फुटबॉल छुट्टियों में आप खेल लो। जब आपकी कुरान शरीफ इस लेवल पे हो जाए, कारी साहब बोले ना हाँ कि आप ये इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर आप खेल लो कुरान, जाओ फुटबॉल खेलो। क्या बात, तो मैं ये फोकस इस कोशिश करता हूँ ये इस चीज़, ये मतलब इतनी अहम तरीन बात है। नाज़रीन मैं पिछले 2-3 प्रोग्राम से कम्युनिटी और जितने भी हमारे जिसे हम कहते हैं कि बड़े नाम हैं हमारी सोसाइटी के, इनमें मैं एक बड़ी अहम तरीन बात नोट कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे यंग पेरेंट्स में, कि वो फोकस्ड हैं अपने बच्चों के साथ, रिलीजियस अफेयर्स के साथ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और सबको अब ये इल्म हो गया है कि अगर आपने आज के इस दौर में, ये गैजेट्स का दौर है, अगर यहाँ हमने इस चीज़ पर फोकस नहीं किया कि इनकी रिलीजियस रिहेबिलिटेशन जो है ना वो भी साथ साथ होती रहे, तो शायद मुश्किलात का शिकार होंगे। गैजेट्स शायद आपके दौर में जब आप इस उम्र में होंगे जिसमें आपके बच्चे हैं, उस वक्त गैजेट्स का इतना इस्तेमाल नहीं था, इतना सब। आप ज़ाती हैसियत में इन गैजेट्स को नुकसानदेह समझते हैं या फ़ायदे की चीज़ समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बल्कि अभी तो मैं कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था, चाइनीज़ जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहते हैं कि 15-16 ईयर्स तक के एज के बच्चों के पास गैजेट्स ही नहीं होने चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स तो बैन कर देना चाहिए। जैसे ये स्टेटमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हुआ ना, तो आप नोट करें अमेरिका में एप्पल के मोबाइल के शेयर्स नीचे आने शुरू हो गए, क्योंकि उसके आईपैड और जो लैपटॉप्स और जो वो थे सारे वो बैन होना शुरू हो रहा था। जो चाइनीज़ एक बहुत बड़ी मार्केट है ना, 2 अरब से ऊपर की उसकी पॉपुलेशन, तो ये बहुत सोच समझ के, अभी भी आप किसी अच्छे हेल्थ केयर के या डॉक्टर से मशवरा करें तो वो बोलेंगे आप उसकी टाइमलाइंस बनाएं कि कितना स्क्रीन टाइम है बच्चे का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखें तो आज बच्चा कार्टून देख रहा होगा या मोबाइल में होगा। अब मोबाइल और कार्टून वो पहले के ज़माने में नहीं है जो हम हमारे एज में देख रहे होते थे।
आज बहुत ही वल्गर किस्म का कंटेंट डाल दिए, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो वो आप एक लिमिट से ऊपर वॉच भी नहीं कर सकते अपने बच्चों को कि वो क्या देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। इससे बेहतर है कि उनकी मेंटल एक्टिविटीज़ हों या हेल्दी एक्टिविटीज़ हों, जो कि आउटडोर, या चाहे वो क्रिकेट खेले, स्विमिंग पे जाए या फुटबॉल खेल ले, कोई ना कोई एक्टिविटी होनी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी उसके लिए अवॉइड हम कर नहीं सकते, बच्चों के साथ फिर बहुत ज़्यादा जिद बहस में जाना पड़ता है, क्योंकि वो मोबाइल होगा तो अब पहले होता था कि वो वीडियो गेम्स के पहले वो निंटेंडो और ये सारा आता था, सारी चीज़ें आ गई, प्ले स्टेशन, अब मोबाइल पे सारे वो एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे को इतना बिजी कर दो कि उसके मोबाइल पे जाने का टाइम ही ना हो। वो स्कूल से आए, अपना लंच कर ले तो कारी साहब वेट कर रहा हो तो जी कारी साहब से पढ़ लिया, कारी साहब के बाद अपना स्कूल का होमवर्क कर ले, ट्यूशन जाना है ट्यूशन चले जाए, शाम को अपना 1 घंटा 1.5 घंटा खेल ले, रात को खाना वाना खाए सो जाए। कोशिश बिजी रखो, यानी कि उसको इस हद तक बच्चों को बिजी रखें कि कम से कम स्क्रीन टाइम इसको मिले या मौका मिले कि वो यहाँ तक जाए। कम से कम स्कूल लाइफ में तो ये बहुत ज़रूर होना चाहिए। पसंदीदा सब्जेक्ट क्या रहा सुफियान का, जिन अदवार में स्कूल टाइप हो, कॉलेज टाइप हो, यानी कि जिसमें ज़्यादा मज़ा आता था या कि यार ये पढ़ने में बड़ा आसान भी था और ज़रा ज़्यादा शौक से पढ़ा जा सकता है? ड्राइंग के अलावा मेरी तरफ में ड्राइंग में पढ़ा बहुत अच्छा था। अच्छा, मेरा ऐसा है कि फादर का हमेशा फोकस होता था कि आपका अकाउंट्स होना चाहिए भाई, बाकी चीजें अपनी छोड़ दो, अकाउंट्स पे मेन फोकस करो, क्योंकि मेमन है तो हिसाब किताब का मामला जो है उसमें गड़बड़ नहीं बोला, होनी चाहिए। ये चीज इतनी फंडामेंटल है कि जो चीज धंधा शुरू करोगे ना तो अकाउंट से शुरू करो। हाँ, क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट से बड़ा अच्छा फोकस रहा, बल्कि ये यहाँ तक के था कि जितने दोस्त यार थे ना वो उसमें हम आते थे तो सब पूछते थे भैया मैं भी सिखा दो, साथ बैठाओ यार, ये कौन से फॉर्मूला है, मेंटोर बन गया अपने तो अल्लाह का शुक्र है अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट रहा था। अकाउंटिंग मेन सब्जेक्ट रहा और होना भी चाहिए, नो डाउट। मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ मेमन कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ अगर हिसाब किताब में अगर कोई कम्युनिटी किसी वजह से थोड़ा सा मार्कअप आगे ले गई है तो इसकी वजह शायद ये भी होगी कि जो भी शख्स इस अंदाज से अपने मामलात की कैलकुलेशंस में ज़्यादा किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस हो उसमें अगर माहिर होगा तो शायद हो सकता है कि वो अच्छे से अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकता है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू मोहतरम सुफियान नाडिया साहब से मेरी जारी है और नो डाउट मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, ये ज़रूरी भी है, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी है। तो हमारे साथ रहिएगा, कुछ ही देर में कुछ वक्फों के बाद वापस आते हैं और सुफियान साहब से इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाहट, सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहाँ आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد.
Rumi Icon, a new wave of living at Main Jana Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट और ड्यूप्लेक्स। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट, our trusted project of Thara Group. Phone 0311 116648. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर रहमत है मेहमान के इस एपिसोड में। और रहमत है मेहमान के आज के सेगमेंट में हमारे यंग पेरेंट, मेरे लिए शायद कंपनी से ज़्यादा अब ये एक आइडियल यंग पेरेंट बन गए कि जिस अंदाज से इन्होंने बच्चों की तरबियत को एक ख़ास इमेज और एक ख़ास लिमिट्स के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन यकीनी तौर पर अब इस मौके पर और इस हिस्से में प्रोग्राम की मुझे बात करनी है इनकी अपब्रिंगिंग एज ए बिजनेसमैन। आपने कहा कॉलेज से निकलते ही ड्राइवर तैयार खड़ा होता था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन ये रूटीन ज़रूर था कि आपने ऑफिस जाना है 2-4 घंटों के लिए। आपके वो 2-4 घंटे शायद हो सकता है कभी कभार आपको थोड़ा भारी भी पड़ते हों, कुछ कराहियत भी होती हो कि यार ये क्या ज़िम्मेदारी इस उम्र में मुझ पे लगा दी है। लेकिन आज का सुफियान अगर उस ज़िम्मेदारी को या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहा है तो क्या समझता है, क्या सीखा सुफियान ने? मैंने ये सीखा कि अब मैंने अपने बच्चों को भी है ना इसी तरह करना है। बल्कि मैंने उसकी अभी भी जो छुट्टी होती है ना स्कूल से या कहीं आना जाना होता है, समर वेकेशन इवेंट, तो कोशिश करता हूँ 1-2 घंटे उसको ऑफिस बुला लेता हूँ साथ। क्या बात। तो वो एटलीस्ट आके खाली बैठा होता है, सिर्फ सुन रहा होता है, वो काम कुछ नहीं करना होता उसको। बट वो जब वो इन्वायरमेंट देख रहा होता है, चीज़ें होती हैं, तो बच्चे की लर्निंग होती है, उसका माइंड डेवलप होना शुरू होता है कि मैंने इस एज के बाद ना कहीं घूमने नहीं जाना है, कोई आउटलाइन पे नहीं जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत नैरो टाइम होता है इसके अंदर, स्कूल, कॉलेज और फिर उसके दोस्तों के माहौल में ज़्यादा एक्टिविटी अगर उसको मिल गई तो उसका बड़ा चांसेस होता है कि बच्चे आउटलाइन पे चले जाएं, फिर वो दोस्तों में, फिर उसका माइंड वापस से धंधे पे लाना वो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। तो जब वो देखता है ना पेरेंट्स को, भाई ये हार्ड वर्किंग एफर्ट्स है, ये नहीं कि दरख्त पे पैसे उगे हुए, मेहनत करनी है, काम करना है, मीटिंग्स किस तरह ऑर्गेनाइज करनी है, लोगों से किस तरह डील करना है, किसको किस तरह रिस्पेक्ट देनी है, तो वो कारोबारी चीज़ें सीखना शुरू हो जाता है, ना कि वो वल्गैरिटी में जाए। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी। अच्छा, लेकिन क्या आप बच्चों को ये स्पेस, अगर मिसाल के तौर पे परसों ही हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान आए थे, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के कुछ करने की कोशिश की, अल्लाह पाक ने इनिशियली थोड़े से मुश्किल ज़रूर होती हैं ट्रेडिशनल बिजनेस से निकल के। अगर किसी बच्चे में, ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिशनल बिजनेस में किसी भी वजह से नहीं आना चाहते, शायद उनका शौक ना हो, तो आप समझते हैं कि एज एन पेरेंट भी उनके उस फोकस को, नो डाउट जो इनिशियल स्टेज पर बिजनेस तो हर किस्म के एक ही जैसे होते हैं ना, उनकी ट्रेडिशनल, उसकी डायमेंशंस अलग होती हैं, तो एक बिज़नेस की जो बेसिक्स हैं वो तो सीखने के लिए बेशक आता रहे, लेकिन अगर वो चाहता है कि उसको किसी और लेवल का या किसी और अंदाज का सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है, किसी हार्डवेयर की तरफ जाना है और कोई बिजनेस ऐसा, तो आप समझते हैं कि एज एन पेरेंट्स भी ये स्पेस देनी चाहिए बच्चों को? देखिए, बिल्कुल देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, और बच्चे को पूरा उसका स्पेस देनी चाहिए, उसका टाइम देना चाहिए, उसको जो उसके इंटरेस्ट का काम है ना उसको करने देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो जब मुझे मेरे पेरेंट फादर ने जब इन्वॉल्व किया बिज़नेस में, तो हम लोग की मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी थी उस टाइम पे, बरखा टेक्सटाइल, तो मैं फैक्ट्री पे जाया करता था। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस था। ठीक है। तो रियल एस्टेट में मेरा इतना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर फादर ने कहा इसमें आना है, इसमें आ जाओ, टेक्सटाइल में जाना है, इसमें जाओ, कोई और काम करना है उसमें जा सकते हैं, कोई ऑप्शन वो नहीं था।
तो फैक्ट्री भी लगाई, उसका भी काम देखा, बट जब कंस्ट्रक्शन के काम में आए तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो उसमें खुद बाय चॉइस हम आए, ये Binding कोई कोई नहीं बाइंडिंग नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बट जब वो आए, इंटरेस्ट दिया, काम करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता फादर ने क्या किया कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स देने शुरू कर दिए। अब अपने डिसीजन लेने शुरू करो। जब डिसीजन लेना शुरू किया ना तो ज़्यादा मज़ा आना शुरू हुआ। आप एज ए पेरेंट अब ये काम करना शुरू किया। मेरे फादर ने कि अब वीक में एक दिन आना शुरू हो गए, पुराना ही बंद कर दिया। 4-4 में हमने कहा भाई आओ तो से ऑफिस डिस्कशंस करनी, मीटिंग करनी, तो उसमें आने शुरू हो गए। अब वो भी कहते हैं कि अब कुछ चीज़ें तो फ़ोन पे मशवरा करो, कि जब तक आप खुद ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठोगे, डिसीजन नहीं ओन करोगे ना, तो आप लोग सीखोगे नहीं। ये अप्स एंड डाउन्स जो है ना उसका पता नहीं बोला चलेगा। भले गलत डिसीजन लो, नुकसान होगा या कोई गलत डिसीजन होगा ना, तो अगली दफ़ा के लिए आपको अंदाज़ा होगा। बोला जब तक मैं बैठा हूँ ना दफ्तर पे आऊँगा, आप लोग डिसीजन नहीं लोगे, मुझसे पूछते रहोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है बीइंग अ पेरेंट, कि बच्चों को फ्री हैंड दे दो, उनको खुद दो। भाई धंधा कहीं नहीं जाएगा, नुकसान करेगा ना, वो सीखेगा तब जब वो डिसीजन लेगा। पावर दो उसको। जब तक उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, इख्तियार पावर नहीं दो। मिलेगी, तो वो जब आगे एक्सेल नहीं कर पाएगा। ये ट्रू बात है, ये सच्ची बात है नाज़रीन। जब भी आपको स्पेस मिलेगी, आप इस स्पेस पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, अच्छा या बुरा, तो यकीनी तौर पर ये खुद ही खुद रिकवर हो जाता है। 1977 में ये ग्रुप आपका बनता है, आपकी कंट्री बिल्डर्स डेवलपर्स की बुनियाद रखी जाती है। आज का मुबेश 46-47 साल, 50 साल होने को आए, मैं ये कहूँ। और 50 साल में ये बिल्डर एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो शायद इंटायरली चेंज हो गई। मैं कहता हूँ 360 डिग्री चेंज हो गया है। एक ज़माने की बिल्डर्स और आज के बिल्डर्स में देखा जाए, अगर वाकई वालिद साहब से पूछा जाएगा तो ये सवाल और भी बड़ा सवाल हो जाएगा। आपका एडजस्टमेंट आज के दौर की इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप देखते हैं, तो आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद अभी बहुत कुछ बाकी है जो करना है अभी दुनिया के हवाले से? बिल्कुल बाकी है अल्ताफ़ भाई। 1977 में सबसे पहले मेरे फादर ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया नायाबाद में, नूर सेंटर के नाम से, वो आज बिल्डिंग कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये जीता जाता तक सबूत है। उसके बाद बेतहाशा बिल्डिंगें बनाई, कोलंबस टावर बनाया क्लिफ्टन पे, वो भी 1992 में के अंदर बिल्डिंग बनाई। उसके बाद बेतहाशा और बिल्डिंग्स काफ़ी बनाई, कंट्री के नाम से इस वक्त रिसेंटली काम कर रहे हैं। और पिछले 3-4 साल में बहुत तेज़ी से चेंज आई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। पहले कराची के अंदर ना 15-18 स्टोरी एक हाई राइज बिल्डिंग कहलाती थी। इस वक्त कराची में बेताशा बिल्डिंग 30+ स्टोरीज पे जा चुकी है, और ग्राउंड प्लस 50 स्टोरीज भी बन रही है। अच्छा, जब ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी या 35 इसके ऊपर जब बिल्डिंग जानी शुरू होती ना तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का और चीज़ों का बहुत चेंज है। ग्राउंड प्लस 24 तक बिल्डिंग और है, 24 से ऊपर एक हाई राइज का एक अलग मयार है। और मैंने ये देखा है कि लोगों ने अपग्रेड बहुत किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, और मॉडर्न टेक्निक्स और अपग्रेडेड और अच्छी बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग जो हम इंटरनेशनली दुबई वगैरह में या अच्छी जगह पे बाहर देखते हैं, उस स्पेसिफिकेशन उस स्टैंडर्ड पे बन रही है। जैसे कि हमने कंट्री ग्रुप ने आज से 6 साल पहले होम ऑटोमेशन के साथ सिस्टम बिल्डिंग्स को हैंड ओवर किया, जिसके अंदर एलेक्सा का सिस्टम था, गूगल ऑपरेटेड स्विचेस थे, पूरे कर्टन से लेके लाइट से लेके। अब आहिस्ता आहिस्ता और भी बिल्डरों ने उसको इनहेरिट किया और अच्छी डेवलपमेंट के साथ दिया। लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, और अब हम जो नई जो चीज़ों पे जा रहे हैं वो इसके मजीद और सर्टिफिकेशन। अच्छा, एक और जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की है, तो मैं बड़ी एक यूनिक सी चीज़ आपकी बिल्डिंग्स में, आपकी बनी हुई कंस्ट्रक्शन में मैं देख रहा हूँ कि आपने एलईडी का एक इम्पैक्ट देना शुरू किया, जैसे हम बुर्ज खलीफा, खैर वो तो एक अलग ही इम्पैक्ट है, लेकिन आपने इनिशियली कोशिश ज़रूर की है। पाकिस्तान में इस किस्म की बिल्डिंग्स बहुत कम नज़र आई, आपने पहला तजुर्बा किया मेरा ख्याल, और नो डाउट वो कामयाब तजुर्बा है कि कोई भी शख्स कहीं से भी गुजर रहा हो, अगर उस पर्टिकुलर एरिया से गुजरता है कि वो ब्रिज से उतर के जैसे ही वो दाखिल होता है क्लिफ्टन के एरिया के अंदर, तो 1-2 घूमती हुई टावर्स के ऊपर बिल्डिंग है, हर एक को याद रहती है। तो नो डाउट क्योंकि कम है तो याद भी रहेगी। आप समझते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा आपके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, और अल्लाह ताला ने इसकी वजह से बड़ी इज्जत भी दी। देखें, एक शहर को एक डिलीवरी भी करनी, खाली हम अगर प्रॉफिट टेकिंग करते रहे ना और डिलीवरी ना करें तो वो बनता नहीं है। मैंने जब ये प्रोजेक्ट किया ना, तो मैंने कहा आपको ऐसी चीज़ भी करें जो इस शहर को वैल्यू एडेड भी करे ना। तो पहले कराची मशहूर था कि रोशनियों का शहर था, तो अब मैंने ये कहा कि कोई एक ऐसी नई जिद्दत भी लाएगा, तो बाहर एक लाइटों का फसाड सिस्टम, जैसे बुर्ज खलीफा पे देखा, बड़ा इंस्पायर हुए उन चीज़ों से। तो कराची के अंदर हमने किया, ठीक है उस लेवल पे नहीं है वो काम, बट ये कि एक कराची के हवाले से एक बहुत अच्छा काम हुआ।
और उसमें हम 14 अगस्त हो गया, कोई नेशनल डे हो गया, कोई इवेंट्स आते हैं ईद का, रमज़ान का, तो हम उस पर वो एनिमेशन चेंज करके रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक, ये सारे इवेंट्स को हम सेलिब्रेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पब्लिक बड़ा अप्रिशिएट भी करती है और एक शहर के लिए एक वैल्यू एडिशन भी है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, ये तो हो गई आपकी अब तक की कारकर्दगी। अब एक और सुनने में ये आया है, ये मैं आज के प्रोग्राम में कंफर्म भी कर लूँ कि गुलशन मेमार के करीब जो है एक और डिजिटल सोसाइटी का एक क़याम होने वाला है, जो कि इंतहाई लो कॉस्ट भी होगी। यानी कि लो कॉस्ट से मुराद उन लोगों के लिए जिनका ख्वाब है एक अच्छी सोसाइटी के अंदर रहना। थोड़ा सा खदोखाल बताइए कि क्या सोचा है इस बार सुफियान ने, कि वहाँ ऐसा क्या होने वाला है कि जिसकी इतनी ज़्यादा जो है वो लोग का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल अल्ताफ़ भाई, इंशाल्लाह हमारा बहुत सून ये प्रोग्राम है। गुलशन मेमार के मुतसल्लिक हमने ज़मीन ली हुई है, कोई तकरीबन 150 एकड़ के ऊपर। उसके ऊपर हम हाउसिंग सोसाइटी लाने का प्लान कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और मॉडर्न सोसाइटी होगी, जो कि स्मार्ट सिटी होगी। उसके अंदर यहाँ तक कि हमने प्लान किया हुआ है कि उसके जो कैमराज हैं वो भी सब स्मार्ट कैमराज होंगे। अगर आपको किसी का इंफॉर्मेशन निकालनी कि कौन कब सोसाइटी में एंटर हुआ, कब एग्जिट हुआ, उससे सब हर चीज़ को नोट किया जाएगा उस कैमरे की रिकॉर्डिंग की मदद से। प्लस उसके पार्क से लेके वो भी जदीद पार्क्स होंगे, जो कि IT पार्क्स होंगे, स्मार्ट पार्क्स कहलाते हैं, जिसके अंदर बच्चों के लिए साइंटिफिक चीज़ें और उस तरीके की बेतहाशा चीज़ें। इसी तरीके से उसकी स्ट्रीट लाइट्स के अंदर भी सेंसर्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी कि जैसे जैसे गाड़ी जाती रहे वो लाइट ऑन होती रहे, लाइट पीछे पीछे ऑफ हो जाए या डिम हो जाए। तो इसी तरीके से पानी का सिस्टम है, ताकि क्योंकि इलेक्ट्रिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसी तरीके से सोलर के हवाले से बहुत जदीद उस पर काम कर रहे हैं। तो इसकी सारी प्लानिंग चल रही है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छी जो मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर जो सोसाइटी प्लान होती है, ताकि इकोनॉमिक्स के ऊपर काम हो, मिनिमम उसकी गैस कंजम्पशन हो, उसके इलेक्ट्रिक बिल्स यूनिट चीज़ों को यूटिलिटीज़ के जो कॉस्ट है ना वो मिनिमाइज होनी चाहिए। बिल्कुल, कि वो सस्टेनेबल सोसाइटी बननी चाहिए, ना कि वो अनप्रैक्टिकल सोसाइटी हो और नॉर्मल तरीके से वो ना रन कर रही। हम उसके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है, चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस सोसाइटी को मंजर आम पर आने के लिए? हमने प्लान किया इंशाल्लाह कि बकरा ईद के फ़ौरन बाद को इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। बकरा ईद के फ़ौरन बाद शहर कराची की शायद मेरा ख्याल ये पहली सोसाइटी होगी। और ये कर क्यों सकते हैं? इनकी बातों से नहीं, इनके किए हुए काम के ऑटोमेशन, जिसे हम कहते हैं कि सिंगल आवाज़ पर किसी एक ही सिंगल बटन से आप पूरे घर को कंट्रोल कर रहे हों, और गूगल के साथ जिसे कहते हैं कि IT बेस्ड घर बना दिया। तो ये सबसे पहले ये लाए कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। LED का जिसकी मैंने बात की, अब तो चंद ही बिल्डिंग्स हैं, एक आधी बिल्डिंग है, वो इन्हीं की मरून मिन्नत है। और अब जब इन्होंने तहिया किया है कि एक ऐसा जो है वो स्मार्ट सिटी टाइप की स्मार्ट सोसाइटी बनेगी, तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हम और आप मिलकर उस सोसाइटी का आगाज़ करेंगे, उसका विज़िट करेंगे। और शायद मेमन TV की टीम भी वहाँ मौजूद होगी, जब हम बताएंगे कि उस सोसाइटी के अंदर क्या क्या ऐसा है जो अब तक पाकिस्तान में कहीं नहीं देखने जा रहा। आखिरी सवाल, आपका एक और बड़ा अहम तरीन रोल समाजी खिदमत के हवाले से दिखाता है, तो एतमाद ट्रस्ट, जो कि साबिक IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब की फाउंडिंगशिप में ये हुई है। आप ख़ुद भी इसका बड़ा अहम तरीन पार्ट हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का हिस्सा भी हैं। कैसे देखते हैं इस एतमाद को? ये ऑर्फनेज यानी कि उन यतीम बच्चों के लिए, जिनके बेसहारा बच्चों के लिए एक जो है वो घर है, जिसे मैं कहूँ, जिसे हम यतीम खाना भी कहते हैं, ऑर्फनेज हाउस, कैसे देखते हैं? और कुछ थोड़ा सा इस बारे में भी अवाम उन्नास को बताइए। आज से कुछ 2-3 साल पहले गुलाम नबी मेमन साहब ने मुझसे डिस्कस किया कि सुफियान भाई, हम एक ग्रुप बनाया हमने, मैं चाहता हूँ आप उसमें अब शामिल हो। वो हम एतमाद ट्रस्ट के नाम से बनाए, और एतमाद होम है बदीन के अंदर, हम प्लान कर रहे हैं कोई ऑर्फनेज, तो आप इसमें आना चाहेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आना चाहेंगे। तो उसकी फिर मीटिंग्स हुई, उसमें डिस्कशंस हुई। पहले एक छोटा जगह पे 2000 गज के प्लॉट पे बनाना चाह रहे थे, फिर लोगों ने इसमें मशवरा दिया कि कोई अच्छी जगह ले लें, बड़ी जगह पे कर लें। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 5 एकड़ के ऊपर वो बनाया जा रहा है, और वो 300 बच्चों का एक ऑर्फनेज बन रहा है, और स्टेट ऑफ द आर्ट उसका बना रहे हैं ऑर्फनेज, जिसकी अंदर हर किस्म की फैसिलिटी है। उसके अंदर फ़िलहाल हमने इनिशियली 30 घर बनाए। एक घर के अंदर 10 बच्चे होंगे, उसके अंदर एक मदर होगी, एक उसके साथ उसकी मेड होगी। उस मदर का काम होगा उन 10 बच्चों की परवरिश करनी, जिस तरह के वो अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश करती है। उसके अंदर क्वालिफाइड और ट्रेंड मदर्स होंगी, जिनको हम उसको एम्प्लॉय करेंगे। और उसका काम ये होगा कि बच्चों को सुबह उठा के स्कूल भेजना, तैयार करना, उसका हाँ बिल्कुल नाश्ता करा के उसको स्कूल भेजना, उसके बाद वो स्कूल से घर आए, उसका लंच तैयार हो, लंच कराना। क्या बात है। नमाज के लिए मस्जिद वहाँ बना रहे हैं 300 बच्चों के लिए पूरी,
और उस बच्चे के जो उसका लिटरेट किस्म का पढ़ा लिखा इमाम साहब रखना है, जो उन बच्चों की दुनियावी और दीनी तालीम दोनों करे वहाँ पे, कि जो उसको नमाज के तरीके, दीन की तालीम सब वहाँ पे दे। वहीं पे फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स और इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। साथ में नियर फ्यूचर हमने प्लान किया कि एक स्कूल भी हम तामीर करें। इस वक्त की जो अरेंजमेंट की हुई हमने, वो सामने बदीन कैंट बिल्कुल सामने लगता है, वहाँ पे APS स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल के, इनिशियली हम उस स्कूल के अंदर बच्चों को लेके जा रहे हैं। और इसके अंदर कमो बेश लागत इस वक्त 450 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ग्रे स्ट्रक्चर्स उसके सारे रेडी हैं, उसमें टाइल लग चुके हैं, खिड़की दरवाजे का काम शुरू है। मेरा ख्याल है अगर फाइनेंशियल फंड्स थोड़े से और बेहतर हो जाएंगे तो हम इस साल इसको कंप्लीट करके, और इस साल ही बाय दिसंबर, बिफोर दिसंबर इंशाल्लाह उसको ऑपरेशनल करना है। इस वक्त तो तकरीबन 70 के करीब बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आ चुकी है। और इसमें सबसे पहले जो प्लान किया है कि उन बच्चों को लेना है कि जिन बच्चों का दोनों पेरेंट्स ना हो और वो डिजर्विंग बच्चे हो, और ये ऑल ओवर पाकिस्तान है। सेकंड प्रेफरेंस ये होगी कि उन बच्चों को लिए जाए कि जिनका फादर ना हो, सिंगल पेरेंट हो। तो इस तरीके से उसकी सेग्रीगेशन, फिलहाल हमने बच्चों को, लड़कों को रख रहे हैं, ठीक है। उनकी तालीम करेंगे 15-16 साल तक की, उसके बाद वो उसको अपने ओन पे उसको कोई इतना हुनर सिखा दें कि उसको हाई स्कूल में जाना है, जो भी है कि वो अच्छी तरह। क्या एज लिमिट होगी यहाँ दाखिले के लिए? कोई किस एज तक के मिनिमम हम प्लान कर रहे हैं कुछ 4 से 5 साल का बच्चा हो, ताकि वो अवेयर हो और फिर इसी अंदाज से इसकी अपब्रिंगिंग हो। नाज़रीन देख रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट है ये, एतमाद ट्रस्ट का पहला पायलट प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला मैं कहूँगा यकीन तौर पर अपनी नौयत का, कि ये ऑर्फनेज हाउस बनाया जा रहा है उन बेसहारा बच्चों के लिए जिनके सर से मैं कहता हूँ कि वालिदैन की का साया उठ चुका है। उनके लिए ये कोशिश है और हम सब सर इस नेक काम में आपके साथ हैं, और जब भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह दी मेमन TV HD हमेशा आपके साथ रहेगा, और अवामुन नास तक आपके ये कलमात पहुँचाने के लिए भी हम आपके साथ होंगे। और अब नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में यकीनी तौर पर इख्तिताम की तरफ गामज़न है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ सुफियान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ, इस पहर में हमारे साथ मौजूद हैं। और क्योंकि प्रोग्राम तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमारे बदर मुनीर साहब की नात ना हो, बदर मुनीर कादरी साहब की, तो हो नहीं सकता कि हमारा प्रोग्राम इतनी कामयाबी के से हमकिनार हो पाएगा। तो सर मुझे इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम के इसी नात के साथ, और नात के लिए मैं मुल्तमिस हूँ बदर मुनीर साहब से। नज़र करता हूँ आप इतना नेक जज्बा लेकर चल रहे हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों, अपने मंगतों, अपने मंगतों, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब, मेरे हर
हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ मैं। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब